हेलो एवरीवन, दिस इज अनुष्का गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल मूव विथ माइंड। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेड ब्लड सेल के बारे में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि रेड ब्लड सेल क्या होता है, उसका शेप कैसा होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, रेड ब्लड सेल की प्रॉपर्टी क्या होती है, उसका फंक्शन क्या होता है। ये सारा टॉपिक हम लोग इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं कि आरबीसी होता है क्या होता है। मैं बता दूं कि आरबीसी को एक और नाम से जाना जाता है। क्या होता है? इरिथ्रोसाइट। ठीक है, तो आरबीसी को हम क्या कहते हैं? इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। अब इसका मैं इंट्रोडक्शन दे देती हूँ आपको कि आरबीसी क्या होती है हमारी। जैसे कि आपको पता है, सबसे पहली पॉइंट मैं बताऊँ कि ये क्या होता है, नॉन न्यूक्लिएटेड होता है, यानी कोई भी न्यूक्लियस इसमें क्या होता है, नहीं पाए जाते हैं। ठीक, तो नॉन न्यूक्लिएटेड किस में होती है? प्रोकैरियोटिक सेल में। ठीक है, एक्सेप्शन यहाँ पे आ जाती है कि एक्सेप्ट क्या आ जाता है, कैमल में। तो कैमल में क्या होता है, न्यूक्लिएटेड होती है आरबीसी, लेकिन बाकी सारे में देखो उसमें क्या होती है, आरबीसी क्या होती है, नॉन न्यूक्लिएटेड होती है। अब यहाँ पे मैं आपको सेकंड पॉइंट बताती हूँ कि आरबीसी क्या होती है, रेड कलर होती है। जैसे आपको यकीन ना हो तो क्या करना, अपने हाथ को काटना और देखना क्या कि खून गिरेगा। कैसा कलर गिरेगा? रेड रेड गिरेगा। ऐसा करना नहीं है, मैं जस्ट आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो आरबीसी क्या होती है, रेड कलर होती है। अब रेड कलर होती क्यों है, ये बात आना चाहिए ना कि रेड कलर क्यों होती है। तो मैं आपको बताती हूँ रेड कलर क्यों होती है। क्योंकि आरबीसी के पास क्या होती है, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होती है। आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होती है, इसी की वजह से क्या होती है, आरबीसी रेड कलर होती है। अब आयरन कंटेनिंग पिगमेंट को हम कहते क्या हैं? आयरन कंटेनिंग पिगमेंट को ही हम क्या कहते हैं, हेमोग्लोबिन कहते हैं। ठीक है, इसलिए क्या होती है, हमारी आरबीसी रेड कलर की होती है। अब ये जान गए कि क्या होता है आरबीसी हमारा रेड क्यों होता है, क्योंकि हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। अब मैं बताऊँ आपको नॉर्मल काउंट कि नॉर्मल कितनी होती है हमारी आरबीसी पूरे ब्लड में। नॉर्मल कितना आरबीसी पाया जाता है ब्लड में? 4 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड क्या पाए जाते हैं, आरबीसी पाया जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा काउंट। अब ये पूरा इंट्रोडक्शन हो गया आरबीसी का। अब मैं आपको बताती हूँ क्या, इसके शेप एंड स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, तो अब क्या जानेंगे हम इसके बारे में, शेप एंड स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। तो शेप कैसा आता है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि आरबीसी कौन से शेप की होती है। आरबीसी हमारा क्या होता है, डम्बल शेप की होती है। ठीक है, डम्बल शेप हो रही। ठीक है, बाइकनकेव हो जाएगी, बाइकनकेव। और आपको क्या होता है, डिस्क शेप की होती है। ये सब मैं क्या, और ठीक है, डम्बल शेप की भी हो सकती है, बाइकनकेव डिस्क शेप की होती है। तो आरबीसी कौन सी शेप की होती है, डम्बल शेप। ठीक है, इसी को हम बाइकनकेव भी कहते हैं या फिर डिस्क शेप की होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो डम्बल शेप क्यों होती है, आपको नॉर्मल भी तो हो सकता था, प्लेन अगर ऐसे राउंड भी हो सकता था शेप, क्यों डम्बल शेप और बाइकनकेव शेप होती है। अब डम्बल आपको ने देखा होगा क्या होती है कि इसकी जो आउटर पार्ट होती है, ठीक है, जो पेरीफेरी पार्ट हो गई, वो क्या होती है, थिक होती है। जो बीच वाली पार्ट है वो क्या हो जाती है, थिन होती है। ठीक है, ऐसा होता है कुछ डम्बल। ऐसे ही शेप का क्या होती है, हमारी आरबीसी होती है। तो ऐसा क्यों होता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन कैरी कर सके आरबीसी और उसको ट्रांसपोर्ट कर सके, इसलिए इसका क्या शेप होती है, डम्बल शेप होती है। एक और रीज़न होती है कि जैसे कि हमारे ब्रेन में क्या होती है, माइन्यूट कैपिलरीज ट्रांसपोर्ट होती है, तो वहाँ पे आरबीसी कैसे ट्रांसपोर्ट होगा। ठीक है, तो इसलिए क्या होती है, इसके जो शेप है वो डम्बल शेप का होता है, ताकि वो छोटे छोटे कैपिलरी से भी पास कर सके, यानी नैरो कैपिलरी जो है वहाँ से भी पास कर सके आरबीसी, इसलिए इसका शेप कैसा है, डम्बल शेप है। ठीक है, ये मैंने बता दिया आपको। अब यहाँ पे देखो, ये भी बता दिया कि सेंट्रल पोर्शन क्या होता है, थिनर होता है, एंड जो आप हमारा जो कॉर्नर वाला पोर्शन है वो क्या हो गई, थिकर हो गई। और मैंने आपको यहाँ पे भी बता दिया था कि नॉन न्यूक्लिएटेड होता है, न्यूक्लिएटेड है ये आरबीसी, तो इसके पास क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल नहीं होगी। तो जेनेटिक मटेरियल में हमारा क्या होता है, बेसिकली जेनेटिक मटेरियल में डीएनए आ जाएगा। ठीक है, आरएनए आ जाएगा। तो आरबीसी के पास क्या होती है, डीएनए होती है ना, और ना आरएनए होती है। तो यह मैंने क्या बता दिया आपको, शेप एंड स्ट्रक्चर बता दिया आरबीसी का। अब मैं आपको क्या बता देती हूँ, प्रॉपर्टी बता देती हूँ। अब प्रॉपर्टी बताने से पहले मैं एक और चीज़ बता देती हूँ। अब सब आपने कहानी सुननी है, लेकिन ये नहीं जाना कि आरबीसी बनता कहाँ है। तो आरबीसी बेसिकली हमारा कहाँ, एडल्ट में। ठीक है, वो कहाँ बनता है, हमारा एडल्ट में नहीं, जैसे ही चाइल्ड बर्थ करता है वो हमारा क्या, बोन मैरो में बनने लगता है। अब बोन मैरो में भी कहाँ, रेड बोन मैरो में बनता है। ठीक है, लेकिन
हम जब इंट्रायूटेराइन लाइफ में रहते हैं, यानी बच्चा जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में रहता है, ठीक है, तो उस टाइम कहाँ बनता है, बोन मैरो में नहीं बनता। उस टाइम कहाँ बनेगा हमारा आरबीसी, लीवर में बनता है, ठीक है, और बाकी सब में हमारा बोन मैरो में बनता है। तो ये मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया, शेप एंड स्ट्रक्चर बता दिया। अब हम जानते हैं प्रॉपर्टी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, मैं आपको बता देती हूँ प्रॉपर्टी ऑफ आरबीसी। तो प्रॉपर्टी ऑफ आरबीसी में फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है रोलेक्स फॉर्मेशन, ठीक है, रोलेक्स फॉर्मेशन। अब आपको याद हो जहाँ तक कि मैंने जो प्लाज्मा प्रोटीन पढ़ाया था, ठीक है, उसमें मैंने बताया था कि रोलेक्स फॉर्मेशन होता क्या है। आपने वो वाली वीडियो नहीं देखा तो मेरे वीडियो चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, वहाँ से आप जाके देख सकते हो, ठीक है। कोई बात नहीं, यहाँ नहीं देखा वो वाली वीडियो, तो यहाँ पे मैं बता देती हूँ रोलेक्स फॉर्मेशन होता क्या है। तो रोलेक्स फॉर्मेशन यहाँ पे देखो, तो जैसे मैंने बताया था कि आरबीसी कैसी होती है, डम्बल शेप की होती है। तो डम्बल शेप हो गई, ये सपोज क्या होती है, डम्बल शेप। अब मैं आपको एग्जांपल लेके बताती हूँ। अगर आप कॉइन लो, ठीक है, सिक्का लो, तो सिक्का को एक के ऊपर अरेंज कर दोगे तो जैसा स्ट्रक्चर आएगा ना, सिमिलरली यहाँ पे देखो, तो ये एक आरबीसी है। अब ये वाले आरबीसी को मैं क्या करती हूँ, वैसे ही उस सिक्के को क्या करती हूँ, सिक्के के जैसे अरेंज कर देती हूँ। जैसे आपने सिक्के को एक के ऊपर एक रख देते हो ऐसे, ठीक है, तो कैसे पिलर लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है। तो सिमिलरली यहाँ पे मैं क्या करती हूँ कि आरबीसी को एक के ऊपर एक रख देती हूँ, तो ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं रोलेक्स फॉर्मेशन। यानी आरबीसी के पास प्रॉपर्टी होती है एक के ऊपर एक अरेंज हो जाने की, ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, रोलेक्स फॉर्मेशन। अब एक क्वेश्चन आता होगा ना कि क्यों ऐसा करता है आरबीसी, क्यों रोलेक्स का फॉर्मेशन करता है, ताकि जो हमारी बॉडी में जैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है ब्लड का, उसमें यूनिफॉर्मली ट्रांसपोर्ट हो आरबीसी का, इसलिए रोलेक्स फॉर्मेशन का प्रॉपर्टी है आरबीसी के पास, ताकि हमारे ब्लड में यूनिफॉर्मली ट्रांसपोर्ट हो आरबीसी, ठीक है। एक और मैं आपको बात बता दूँ कि ऐसा नहीं होता है कि ब्लड सर्कुलेट हो रहा है तो रोलेक्स फॉर्मेशन भी हो रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं होता। हम क्या करते हैं, अगर ब्लड का कलेक्शन लें, ठीक है, सपोज करो ये हमारा ट्यूब है, यहाँ पे मैंने ब्लड ले लिया। अब क्या किया, आरबीसी होगा ना ब्लड में, तो ये क्या होगा, आरबीसी सेटल डाउन होगा नीचे, क्योंकि हमारा ब्लड कर्पेसल्स है, ठीक है, प्लाज्मा ऊपर चला जाता है, कर्पेसल्स नीचे आ जाते हैं। तो आरबीसी क्या होगा, नीचे आएगा। तो नीचे ऐसे ही नहीं आएगा कि एक इधर आरबीसी है, इधर आरबीसी है, ठीक है, वो क्या होगा, एक ऐसे अरेंज हो जाएगा, यानी रोलेक्स का फॉर्मेशन करके ही वो क्या हो जाएगा, नीचे सेटल डाउन होगा। तो इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, रोलेक्स फॉर्मेशन। सेकंड मैं बताती हूँ आपको प्रॉपर्टी, वो क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी आप लोगों को मैंने बताया है कि आपको क्या होता है, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं बताऊँगी, बस इतना बता देती हूँ इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1.092 to 1.101। तो ये क्या होती है, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। अब मैं आपको थर्ड पॉइंट बताती हूँ प्रॉपर्टी, तो वो क्या होती है, पीसीवी। अब पीसीवी मतलब क्या होता है, पैक्ड सेल वॉल्यूम। तो पैक्ड सेल वॉल्यूम क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जो अगर हम ब्लड लेते हैं तो ब्लड में क्या होती है, प्लाज्मा भी होती है, आरबीसी भी होता है, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट सब होता है। तो अगर हम आरबीसी को देखो तो कितना होता है, वो 4 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक एम ऑफ ब्लड है, ठीक है, इसमें हम एक्सप्रेस कर रहे हैं पर क्यूबिक एम में। लेकिन अगर हम वही आरबीसी को परसेंटेज के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, यानी कितना परसेंट आरबीसी हमारा ब्लड में है, इसको हम परसेंटेज में एक्सप्रेस कर रहे हैं ना, तो वही हमारा क्या होती है, पैक्ड सेल वॉल्यूम होता है। यानी आरबीसी को हम क्या कर रहे हैं, परसेंटेज में बताएंगे कि कितना परसेंट आरबीसी हमारे पूरे ब्लड में है, इसी को हम क्या कहते हैं, पैक्ड सेल वॉल्यूम कहते हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे कि पैक्ड सेल वॉल्यूम कितनी होती है ब्लड में। पैक्ड सेल वॉल्यूम बताती हूँ ब्लड में, तो कितना होता है, वो हमारा 45% हो जाएगा। वही पैक्ड सेल वॉल्यूम में मैं आपको बताऊं प्लाज्मा में, तो वो हमारा कितना हो जाएगा, 55% हो जाएगा। ये मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको फोर्थ पॉइंट बताती हूँ, वो हमारी क्या है, सस्पेंशन स्टेबिलिटी। ये भी मैंने आपको बताया है कि सस्पेंशन स्टेबिलिटी क्या होती है। तो वही जैसे मैंने बताया कि हमारा आरबीसी क्या होता है, यूनिफॉर्मली सर्कुलेट हो रहा है हमारा ब्लड वेसल्स में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सपोज़ कि हमारा ब्लड वेसल्स है, ऐसा नहीं है कि यहाँ ज़्यादा आरबीसी है यहाँ कम आरबीसी है, ऐसा नहीं होता ना। तो क्या होता है कि हमारा यूनिफॉर्मली ट्रांसपोर्ट होता है आरबीसी, इसी को हम क्या कहते हैं, सस्पेंशन स्टेबिलिटी कहते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं,
ये हमारी हो गई प्रॉपर्टी ऑफ आरबीसी। अब मैं आपको एक और पॉइंट बता दूं कि लाइफ स्पेन कितनी होती है आरबीसी की। क्वेश्चन आया होगा कि आरबीसी भी सेल है, उसका भी डेथ होगा तो कितने दिनों में ये मरता है, ठीक है, उसी को हम कहते हैं लाइफ स्पेन। तो लाइफ स्पेन जो होता है आरबीसी का वो कितना होता है 120 डेज। 120 डेज तक क्या होता है हमारा आरबीसी जिंदा रहता है। उसके बाद ये कहाँ चला जाता है हमारा, जैसे ही ये डेथ होता है वो कहाँ चला जाता है, स्प्लीन में चला जाता है। इसलिए हम स्प्लीन को क्या कहते हैं, ग्रेवयार्ड कहते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ठीक है, ये समझ आ गया। अब हम देखते हैं क्या कि फंक्शन ऑफ आरबीसी देख लेते हैं। ये हमारा लास्ट टॉपिक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फंक्शन ऑफ आरबीसी मैं लिख देती हूँ, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या फंक्शन ऑफ आरबीसी। राइटिंग पे मत जाना, मैंने ये फास्ट लिखती हूँ इसलिए ऐसा हो जाता है। अब यहाँ पे देखो मैं सबसे पहले फंक्शन बताती हूँ क्या कि जैसे मैंने आपको बताया था कि क्या होती है आरबीसी, हमारी डंबल शेप होती है, ठीक है, यानी डिस्क शेप होती है, कुछ भी कह लो, डंबल कह लो, डिस्क कह लो, ठीक है, बाइकनकेव कह लो। तो क्या होती है हमारी बाइकनकेव, यहाँ पे मैंने क्या यूज़ कर रही हूँ, बाइकनकेव कह रही हूँ, ठीक है, यानी डंबल कह रही हूँ। यहाँ पे देखो तो डंबल शेप क्यों हो रही थी, ताकि वो क्या ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन कैरी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है, तो ऑक्सीजन को कैरी करेगा तो ट्रांसपोर्ट भी करेगा ना। तो यही यहाँ पे बता रही हूँ कि सबसे पहले फंक्शन क्या होता है, ट्रांसपोर्ट। किसका ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट ऑफ O2। अब कैसे करेगा ट्रांसपोर्ट ऑफ O2, यहाँ समझो। तो जैसे कि हमारा आरबीसी में क्या होती है, जैसे मैंने बताया था कि आरबीसी रेड क्यों होते हैं, यानी हमारा ब्लड रेड क्यों होता है, ठीक है। तो आरबीसी में क्या होता है, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट, जिसको हम लोग क्या कह रहे थे, हेमोग्लोबिन कह रहे थे, ठीक है। तो हेमोग्लोबिन को HB लिखते हैं हम लोग शॉर्ट में, ठीक है। तो हेमोग्लोबिन, तो हेमोग्लोबिन क्या होता है, सपोज करो ये मैंने हेमोग्लोबिन बना दिया। तो हेमोग्लोबिन में क्या होती है ना, हेमोग्लोबिन क्या है, एक बेसिकली सपोज गाड़ी है, ठीक है। तो अब गाड़ी में क्या होती है, 4 सीट है ये वाले गाड़ी में, ठीक है, यहाँ 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 यहाँ, ये क्या है 4 सीट है। अब ये 4 सीट में क्या होगा, ऑक्सीजन आके बैठेंगे। तो यहाँ पे समझो, यहाँ पे समझो हमारा 1 ऑक्सीजन आ गया, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, 3 और 4, ठीक है। तो 4 सीट है, 4 ऑक्सीजन बैठ गए। अब यही 4 ऑक्सीजन बैठ गए। अब यहाँ पे देखो हेमोग्लोबिन अकेले था, तो यहाँ पे हम क्या कह रहे थे, इसको हेमोग्लोबिन कह रहे थे, लेकिन हेमोग्लोबिन के साथ कौन आके बैठ गया, ऑक्सीजन आके बैठ गया। लेकिन तब इसको क्या कहेंगे हम, अब हम इसको कहेंगे ऑक्सी हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन जब अकेले है तो हम इसको क्या कहेंगे, हेमोग्लोबिन कह रहे हैं नॉर्मल, लेकिन इसके साथ ऑक्सीजन आके कंबाइन हो रहा है, अब इसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सी हेमोग्लोबिन कहेंगे। इसी के फॉर्म में क्या होता है, हमारा आरबीसी ट्रांसपोर्ट करता है इसको, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर रहा है आगे, ठीक है। तो कितना % हमारा ऑक्सीजन जो होता है वो ऑक्सी हेमोग्लोबिन के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है, ये भी जान लो। तो 97% ऑक्सीजन जो है ये वो ऑक्सी हेमोग्लोबिन के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। अब बाकी के 3% कहाँ गए, ये क्वेश्चन आ रहा होगा ना। तो जब आप पढ़ोगे रिस्पायरेटरी सिस्टम, ठीक है, तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि 3% कहाँ जाते हैं। बेसिकली यहाँ पे मैं उतना नहीं बताऊँगी ताकि आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे, ठीक है। बस इतना जानो कि 97% ऑक्सीजन किसके फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ऑक्सी हेमोग्लोबिन के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तब यहाँ पे भी देख लो 3% जाता क्या है, तुम भी बोलोगे क्या मैम 3% क्यों नहीं बता रहे हो। यहाँ पे देख लो तो 3% क्या होता है, किसके फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है, हमारा प्लाज्मा के फॉर्म में, यानी प्लाज्मा में डिजॉल्व होकर ट्रांसपोर्ट होता है 3%। एंड 97% ऑक्सीजन ऑक्सी हेमोग्लोबिन के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। ये लास्ट फंक्शन हो गया आरबीसी का। सेकंड फंक्शन बताती हूँ। तो सेकंड फंक्शन भी ये ट्रांसपोर्ट करता है, लेकिन किसका ट्रांसपोर्ट करेगा, CO2 का ट्रांसपोर्ट करेगा। ये क्या ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कर रहा था, अब क्या करेगा, CO2 का ट्रांसपोर्ट करेगा। अब CO2 का कैसे ट्रांसपोर्ट करेगा, ये देखो। तो यहाँ पे देखो ये हमारा अकेला हेमोग्लोबिन पड़ा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, हेमोग्लोबिन कहेंगे ना, अकेले है तो हेमोग्लोबिन। अब यहाँ पे देखो जैसे मैंने बताया 4 सीट है, 1 2 3 4। अब इस 4 सीट पे क्या होंगे, सेम 4 सीट पे क्या होंगे कि हमारा कौन आएगा, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड आएंगे। अब हमारे यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं आएगा, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो गया किसके फॉर्म में, ऑक्सी हेमोग्लोबिन के फॉर्म में। अब कौन आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड आएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भी 4 सीट है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड आके यहाँ पे बैठ गया। अब ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा कार्बी हेमोग्लोबिन बनाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन मिल रहा था तो ऑक्सी हेमोग्लोबिन, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा तो कार्बो हेमोग्लोबिन। अब यहाँ पे देखो कि CO2 कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो कितना % CO2 ट्रांसपोर्ट होगा, तो यहाँ पे ज़्यादा ट्रांसपोर्ट नहीं होता है, बस 30% ही हमारा CO2 ट्रांसपोर्ट होता है, किसके फॉर्म में,
कार्बा हेमोग्लोबिन के फॉर्म में। अब 70% किसके फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होगा ये मैं आपको नहीं बताने वाली, यहाँ पे तो मैंने बता दिया 3% प्लाज्मा के फॉर्म में होगा। यहाँ पे मैं आपको बाद में बताऊँगी जब मैं आपको रिस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाऊंगी वहाँ पे मैं बताऊंगी, डिटेल में बताऊंगी ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 कैसे होता है। यहाँ पे मैंने 2 फंक्शन बता दिए। अब आते हैं हम थर्ड फंक्शन पे। तो थर्ड फंक्शन क्या होता है हमारा RBC का, बफरिंग सिस्टम का काम करता है। अब बफरिंग सिस्टम क्या होता है ये जानो। अब यहाँ पे देखो बफरिंग एक्शन क्या होता है। सबसे पहले आपके दिमाग में आ रहा होगा बफर क्या होता है भाई। तो बफर एक क्या होता है, केमिकल सिस्टम होती है बॉडी की, ठीक है। ये देखो मैंने कुछ ज़्यादा ही कर्सिव लिख दिया, ठीक है। तो केमिकल सिस्टम होती है बॉडी की जो कि क्या करती है, अगर pH हमारा लेवल क्या होता है थोड़ा भी डाउन होता है या फिर कोई भी सिस्टम अगर डाउन हो रहा है तो उसको मेंटेन करने का काम ठीक है, उसको मेंटेन करने का कौन काम करती है हमारी, यही बफर सिस्टम जो होती है वही मेंटेन करने का काम करती है। इसकी वजह से हमारे बॉडी क्या होती है, बॉडी स्टेबलाइज होती है। स्टेबलाइज बॉडी करेगा बफर सिस्टम, ताकि हमारा सेल जो होता है वो प्रॉपर वर्क करे, ठीक है। एक बार मैं आपको और बता देती हूँ कि बफर सिस्टम क्या होती है। एक केमिकल सिस्टम होती है जो कि हमारा क्या करेगा कि कोई भी चेंजेस होगी बॉडी को उसको मेंटेन करने का काम करता है, ताकि हमारा सेल जो होता है प्रॉपर फंक्शन करे, ठीक है। यही हमारी क्या होती है, बफरिंग सिस्टम होती है। तो ये मैंने बता दिया बफर क्या होता है। तो यही हमारा जो RBC है वही क्या करता है, बफर का काम करता है, ठीक है। यानी कोई भी हमारा सडनली चेंजेस हुआ हमारे बॉडी में तो उसको मेंटेन करने का काम करता है RBC करता है। और भी बफर सिस्टम होता है, लेकिन यहाँ पे मैं क्या RBC पढ़ा रही हूँ इसलिए मैंने RBC को बताया कि RBC क्या बफर सिस्टम की तरह एक्ट करता है। यह हमारा क्या हो गया, थर्ड फंक्शन हो गया RBC का। लास्ट मैं बता दूँ आपको फंक्शन इसकी क्या होती है। एक बस फंक्शन होती है कि ब्लड ग्रुप हम देखते हैं, ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन कैसे होता है। ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन बेसिकली RBC के ही थ्रू होता है। अब कैसे होता है ये जानो। उसके लिए मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर एक डायग्राम बनाती हूँ, सुंदर सा तो बनाती ही नहीं हूँ। यहाँ पे देखो ये हमारी क्या है, RBC है, ठीक है। अब बोलोगे कि मैम आपने गोल क्यों बनाया, सर्कुलर क्यों बनाया, डम्बल शेप का होता है, बेसिकली समझने के लिए बनाया है। यहाँ पे देखो क्या है, सर्कुलर शेप की होती है, ठीक है। अब RBC की आउटर लेयर होती है, ठीक है। देखो ये क्या है, हमारी RBC है, ठीक है। तो RBC के आउटर लेयर पे अगर आप देखो तो वहाँ पे क्या पाया जाता है, एंटीजन। 2 टाइप ऑफ एंटीजन पाए जाते हैं, 2 टाइप के। तो यहाँ पे देखो एक मैंने यहाँ पे V शेप का बनाया, एक राउंड शेप का बनाती हूँ, ठीक है। तो यानी अगर मैं नेमिंग करूँ तो ये A एंटीजन है सपोज डेट, ठीक है। और ये क्या है, हमारी B एंटीजन है। और एक और चीज़ पाई जाती है यही आउटर मेम्ब्रेन ऑफ RBC पे, ठीक है। उसको मैं ऐसे बता देती हूँ, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, RH फैक्टर कहते हैं। अब RH फैक्टर प्रेजेंट हो भी सकता है, प्रेजेंट नहीं भी हो सकता है। अगर यहाँ पे जानो मैं आपको शॉर्ट में बता दी हूँ कि अगर RH फैक्टर प्रेजेंट है, ठीक है, तो हमारा ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होता है। अगर RH फैक्टर प्रेजेंट नहीं होता है तो हमारा ब्लड ग्रुप क्या होती है, नेगेटिव होता है। लेकिन एक और क्वेश्चन आ रहा होगा ना, तो ब्लड ग्रुप कब A होती है, कब B होता है, कब AB होता है, कब O होता है, ये मैं आपको तब बताऊँगी जब मैं आपको ब्लड ग्रुप पढ़ाऊँगी, ठीक है। अभी बस इतना जानो कि RBC पे क्या होता है, हमारा एंटीजन होता है 2 टाइप के और RH फैक्टर होता है। इसी वजह से क्या होता है, ब्लड ग्रुप के डिटर्मिनेशन में RBC हेल्प करता है, ठीक है। तो ये मैंने फंक्शन बता दिया आपको RBC का। तो यहाँ पे हमारी क्या होती है, वीडियो खत्म होती है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पढ़ाएंगी इरिथ्रोपोएसिस यानी प्रोडक्शन ऑफ RBC कैसे होती है, ठीक है। तो तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।